लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में लॉज तो बहुत ही सिंपल है, बट उसका एप्लीकेशन बहुत ही वर्सेटाइल है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। तो पहले एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते जाएंगे और जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो तुम लोग बता दोगे। तो पहला कि जो भी है छोटी छोटी चीज़ें हैं चाहे बड़ी चीज़ें हैं, उसको स्पीड में ही कवर करेंगे जल्दी जल्दी कि कंप्लीट रहे सब कुछ। तो पहला है फोर्सेस, कि हम लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं, फोर्सेस का इसमें इंटरैक्शन देखते हैं कि कोई भी फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, तो उस फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हो रहा है। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्लूडिंग द कॉज ऑफ मोशन, तो वो कॉज होता है हमेशा फोर्स। तो फोर्स को जो ब्रॉड कैटेगरी में जो डिवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे बेसिस हो सकते हैं। जैसे स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम बोलते हैं स्ट्रांग फोर्स, वीक फोर्स। तो हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, मतलब फिजिकल कांटेक्ट है या नहीं है। तो उसके बेसिस पे दो कैटेगराइजेशन है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट। तो नॉन कांटेक्ट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा आगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो कोई भी मैग्नेट दूसरे आयरन पीस के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कांटेक्ट में होगा। तो ये क्या है, ये फील्ड के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं। पहले एक फील्ड जनरेट करते हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारा भी कंसिडरेशन सिर्फ रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या उसको वेट भी बोलते हैं, तो वो होता है mg। और वो कहाँ पे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास पे। ऐसे तो हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और अगर g की वैल्यू सेम है, अगर g यूनिफॉर्म है, जी यूनिफॉर्म है, तो वो हो जाता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मतलब ज्योमेट्रिकल पॉइंट, कोई भी अगर रेगुलर शेप है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक ब्लॉक लेते हैं अर्थ के सरफेस पे या टेबल पे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा। तो एम जी इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा और ये किधर डायरेक्टेड होगा, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ। बट अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है कोई माउंटेन है, कोई माउंटेन है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हिमालय है मान लो, तो इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या है, जी की वैल्यू यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। मान लेते हैं कि जी4g/5 हो गया, जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कुछ, अभी जो है 0.9g हो गया, यहाँ पे 0.8g है। तो जी की वैल्यू जहाँ पे वेरिएबल होगा वहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट होंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लोकेटेड होगा, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं होगी, तो वहां पे उसका mg एक्ट करेगा। तो हमारे सारे केसेस में g सेम रहेगा, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम चीज है। बट अगर बहुत ही हाइट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें g वेरिएबल होगा, तो वहां पे हम बोलेंगे टेक्निकली कहाँ पे mg एक्ट करता है, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पहला तो हो गया ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं जो कि फिजिकल कांटेक्ट की वजह से एक्ट करते हैं। तो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से एक होता है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स के जो है होते हैं दो कंपोनेंट। ये कोई भी एक कांटेक्ट सरफेस दूसरे सरफेस पे अप्लाई करता है। रिएक्शन फोर्स का एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है फ्रिक्शन। ये क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है और ये है सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉक है और वो किसी सरफेस पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स होंगे, एक होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा, और एक होगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स होगा, कोई पूछेगा व्हाट इज द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय दिस कॉन्टैक्ट सरफेस, तो ये जो है इसका वेक्टर समेशन होगा।
तो अभी के लिए हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, सारे केसेस हमारे स्मूथ सरफेस के लिए होंगे। डायरेक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन की वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट फोर्स होगा, पुशिंग इन नेचर होगा। तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स के बाद फिर एक कांटेक्ट फोर्स जो कि स्ट्रिंग के वजह से एक्ट करता है। स्ट्रिंग है, कोई भी चेन है, कोई वायर है, केबल है, तो वो होता है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स जो है वो हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। पुलिंग नेचर का होता है, किसी भी हम स्ट्रिंग को यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं। टेंशन फोर्स। और एक और फोर्स होता है जो कि हम पढ़ेंगे आगे अभी, वो होता है स्प्रिंग फोर्स। इसके अलावा भी फोर्सेस हैं, जैसे ड्रैग फोर्स है, विस्कस फोर्स है, और कोई रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस है, किसी लिक्विड का रेजिस्टेंस है, तो वो सारे भी क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट फोर्स के अंदर ही आएंगे। बट बेसिकली जो हमारा फोर्सेस होंगे सारे, जो भी मैकेनिक्स में हम कंसीडर करेंगे, वो होगा फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग एंड ग्रेविटी। तो इफेक्टिवली यही 5 फोर्सेस का सारा कुछ खेल होगा। तो इन सारे फोर्सेस को हम प्रॉपरली क्या है, प्रॉपर मैग्नीट्यूड, किसी भी फोर्स के लिए अगर तुम्हें ये सोचना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो किसी भी फोर्स के लिए हमें उसका जो है मैग्नीट्यूड, वो नोन है या अननोन है, उसकी डायरेक्शन और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसी भी फोर्स के लिए। अब इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये फोर्सेस डिनोट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए, इन फोर्सेस को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं जो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या बताता है कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वही बताता है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक दो टिपिकल केस लूंगा, जैसे मान लो कि एक रॉड है जो कि यहाँ से हिंज्ड है, ये रॉड जो है वो हिंज्ड है ऐसे, हिंज मतलब पिन टाइप का जॉइंट है, यहाँ पे एक होल है, और ये जो है ये यूनिफॉर्म रॉड है, लग नहीं रहा है लेकिन ये है। तो ये है और ये मान लो कि ऐसे रेस्ट कर रहा है, हमें इसमें फोर्सेस डिनोट करने हैं कि सारे कौन कौन से फोर्सेस होंगे। तो हम जनरल एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ कहाँ से कांटेक्ट है, कांटेक्ट फोर्सेस वहां से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स डिनोट करते हैं। उसके बाद अप्लाइड फोर्स, उसके बाद जो है जो भी हम अप्लाइड फोर्सेस वहां पे डिनोट करते हैं। अप्लाइड फोर्स हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पिन टाइप का जॉइंट है, अब यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे भी कांटेक्ट है कि हमने इसमें होल किया होगा, उसमें पिन होगा, तो पिन का किसी के साथ कांटेक्ट होगा और एक यहाँ से कांटेक्ट होगा, तो दो कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स में अगर यहाँ पे फ्रिक्शन को हम इग्नोर करते हैं, तो एक तो कांटेक्ट फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, कांटेक्ट सरफेस के, ये एक रिएक्शन फोर्स हो जाएगा N1। और यहाँ का कहीं पिन ज्वाइंट है जहां पे हम कभी भी ये कंफ्यूज हो जाए कि किस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा सोचोगे तो इसके अंदर जो होल होगा जिसमें कि पिन जा रहा होगा, उस पिन का कांटेक्ट किसी भी पॉइंट से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, तो जहां पे भी होगा वहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर तो एक्ट करेगा, वहां सरफेस के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, बट हम क्लियर नहीं है कि कहाँ पे क्या है। तो ऐसे केस में किसी भी एक प्लेन में किसी भी वेक्टर के मैक्सिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम दो कंपोनेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उस वेक्टर के लिए रिजल्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपोनेंट्स में एज्यूम कर लेंगे। एक हम यहाँ से रिएक्शन फोर्स ऐसे डिनोट कर देंगे, ये है R1 और ये दूसरा जो है R2, ऐसे डिनोट कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी दो, किसी भी डायरेक्शन में हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं। कहोगे कि ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं सर, हाँ ऐसे भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जनरली हम लेंथ के लॉन्ग और एक लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे ले लेते हैं। तो
एक पॉइंट ये था कि कहीं भी अगर डायरेक्शन का कोई कंफ्यूजन हो, फोर्स हम क्लियरली नहीं दिखा पा रहे हो, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि रिएक्शन फोर्सेस को या किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट हम एज्यूम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है और वो किसी एज के लॉन्ग है, ऐसे किसी एज पे टिका हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये बिल्कुल एज पे है। अब एज जो है इनका, यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ से जो भी रिएक्शन फोर्स ऐड कर रहा होगा ये इसके परपेंडिकुलर ऐड कर रहा होगा, यहाँ हम क्लियर हैं। बट जहाँ पे ये एज है, एज मतलब वो एक लाइन होगी। अब लाइन के परपेंडिकुलर बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल है, तो ऐसे केसेस में जब हम डायरेक्शन क्लियरली नहीं दिखा सकते हैं तो क्या करेंगे, दो कंपोनेंट यहाँ से एज्यूम कर लेंगे। एक हो जाएगा यहाँ पे एन एन एक्स और ये हो जाएगा एन एन वाई और ये हो जाएगा एन एक्स। तो दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर देना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद है हमारा लॉज ऑफ मोशन, कि न्यूटन्स के कितने लॉज हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस अनटिल सम नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि अगर नेट फोर्स उसका जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी से मूव करता रहेगा। तो पहला तो है कि फोर्स जरूरी है मोशन को चेंज करने के लिए। सेकेंड लॉ जो है उसको मेजर करता है कि जो भी फोर्स होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ से हो जाएगा dp, dp इज इक्वल टू f इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगा यहाँ पे डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को हम बोलते हैं इम्पल्स। ये होता है इम्पल्स। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और इम्पल्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ से। अगर कभी ऐसे गलती से फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया गया है, कुछ वेलोसिटी वेलोसिटी दी हुई है, पूछा हुआ इस इंटरवल के बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो हम ये अप्लाई कर देंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब यहीं पे फिर नेक्स्ट अगर हम इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वो तो हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है, क्या मास वेरिएबल हो सकता है? हाँ, वेरिएबल हो सकता है। तो कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए ये डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो ये जो है वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है, तो इसके जो है हम स्केलर इक्वेशन लिख सकते हैं कि नेट फोर्स जो है x is equal to m into ax, net force along y is equal to m into ay, और net force along z is equal to m into az। ये बेसिक है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है तो एक्स वाई जेड में हम उसको फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे, उसके लॉन्ग एफ इंटू ए बता देंगे और फिर ए एक्स ए वाई ए जेड से एक्सेलेरेशन वेक्टर बता देंगे। तो थर्ड है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मोस्ट पॉपुलर। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसा पूछा जाए कि कोई एक सरफेस है और उस सरफेस पे जो है ये टेबल है और इस टेबल पे कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे जो है अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन और ये हो जाएगा एम जी। और अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस नॉर्मल एंड एम जी इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस एन एंड एम जी इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? नो सर। तो क्या है इसका एक्शन रिएक्शन पेयर? सर इट मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये नॉर्मल का रिएक्शन कहाँ पे है? इसका रिएक्शन कहाँ पे है, या एम जी का रिएक्शन क्या है? बोलो, कोई भी बताओ, कोई भी बताओ, कुछ भी बताओ। ठीक है, ये बात तो सही बोला कि इट मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो हम
इसका जो एक्शन होगा ये किसने अप्लाई किया है, ये नॉर्मल रिएक्शन टेबल ने अप्लाई किया है, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक भी क्या करेगा, वो टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट किया है इस ब्लॉक पे, उसका जो रिएक्शन होगा वो एक्ट कर रहा होगा कहाँ पे, टेबल पे। इट मैक्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक्ट करेगा। और सेम नेचर के फोर्सेस होंगे, मतलब नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल और mg का रिएक्शन mg। तो इसका जो है ये एक्शन हुआ तो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा तो ये एक्शन होगा। ये दोनों जो है एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म होंगे। अगर स्पेसिफिक कोई पूछेगा कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे। तो पहला तो हो गया ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है और डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। तो इस mg का रिएक्शन क्या है, mg किसने अप्लाई किया है, mg तो अर्थ ने अप्लाई किया है, तो ये भी क्या करेगा, अर्थ के ऊपर mg अप्लाई करेगा। तो इस mg का रिएक्शन फोर्स कहाँ पे है, इस mg का रिएक्शन फोर्स अर्थ के सेंटर पे है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे जो mg ऐड कर रहा है उस mg का रिएक्शन कहाँ पे है, वो अर्थ के सेंटर पे है। तो थर्ड में ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमें आइडेंटिफाई करने हो, तो ये समझ में आना चाहिए कि जो अप्लाई कर रहा होगा, जिसने अप्लाई किया है उसी के ऊपर रिएक्शन ऐड करेगा, और ये दोनों जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो ये था थर्ड लॉ। तो ये बेसिकली ये बताता है, फर्स्ट लॉ ने जो है फोर्स को डिफाइन किया, सेकंड ने कैलकुलेट किया, और थर्ड ने क्या किया कि उसको बताया कि सारे फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाते हैं कि हम सर आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। वॉइस ब्रेक कर रहा है। सर आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है, यस सर। कि सपोज, तो ये था जो है इक्विलिब्रियम केसेस के लिए। इक्विलिब्रियम केसेस के लिए हमने हैवी रोप टाइप की सिचुएशन ली, और हैवी रोप के बाद ये था लामीस थ्योरम का एप्लीकेशन देखा। अब इसके बाद है एक्सेलेटेड केसेस। एक्सेलेटेड केसेस में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे नेट फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अब इसका आंसर जो है क्विकली थोड़ा सा दे दोगे। जैसे मान लो हम ऐसे लेते हैं कि यहाँ से जो है ब्लॉक कई सारे कांटेक्ट में है, यहाँ से ये 2, 3 और 5 है, और यहाँ से 10 है, यहाँ से 10 है। हमें बताना है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स एट दिस पॉइंट 1 R1, और यहाँ पे जो है R2। R1 R2 की वैल्यू कितनी होगी, क्या आंसर होगा। स्मूथ सरफेस है, क्या आंसर हो जाएगा। सर R1 इक्वल्स टू 5 और R2 इक्वल्स टू 2। हाँ, तो देखो इसमें क्या है कि ये कनेक्टेड टाइप के अगर मोशन होंगे तो हम एक अप्रोच यूज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है कॉमन एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेते हैं। कॉमन एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेंगे सिस्टम का। वो कॉमन एक्सेलेरेशन एक सिंगल सिस्टम वो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू जो भी है 5 10 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 1। अब कहीं का भी अगर रिएक्शन फोर्स देखना है तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो हम ऐसा सिस्टम ले लेंगे, जैसे मान लो हमने क्या किया कि ये सिस्टम ऐसे ले लिया, 3 और 2 को कंबाइंड, 3 और 2 को कंबाइंड ले लेंगे। तो अब यहाँ का जो रिएक्शन फोर्स है वो R1 ही इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या तो हम चाहें तो 5 के लिए भी लिख सकते हैं, 5 के लिए भी 10 यहाँ से ऐड कर रहा है और यहाँ से R1 ऐड कर रहा है, और ये दोनों किससे जा रहे हैं, ये 1 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है। तो जनरली यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि भाई ये इसके बियॉन्ड जो मोशन है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ R1 ही है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होगा, तो R1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 न्यूटन। सिमिलरली मान लो यहाँ पे अगर हम यहाँ देख लेते हैं ऐसे, तो यहाँ का जो रिएक्शन फोर्स होगा R2, तो इस 2 kg के मोशन के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल R2 ही है, तो हम R2 डायरेक्ट बता सकते हैं। R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन।
हो जाएगा 2 न्यूटन, ये हो जाएगा 5 न्यूटन। चाहे तो दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट हमारा आंसर जो है जल्दी से आ सकता है अगर हम वो केसेस, वो सिस्टम ले लें जिसके मोशन के लिए सिर्फ वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो इमीडिएट बता सकते हैं। तो ये तो हुआ कनेक्टेड मोशन में। अब एक और जनरल केसेस के मोशन में एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर ऐसा लेता हूं कि ये दो ब्लॉक हैं कांटेक्ट में हैं, ये दो ब्लॉक हैं कांटेक्ट में है, ये मान लिया कि 10 kg है और ये 5 kg है, और यहाँ से एक फोर्स ऐड कर रहा है, एक फोर्स यहाँ से ऐड कर रहा है, तो मान लिया कि ये 20 न्यूटन ऐड कर रहा है और यहाँ से जो है वो 25 है, 25 न्यूटन है। तो अगर इस केस में हमें बताना हो कि व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक? कोई का आंसर कोई? Sir, 10. 10? Yes, sir. रश्मि? सर मेरे 15 आ रहा है। 10? हाँ ठीक है। तो पहला अप्रोच है, जनरली हम क्या मेज्यूम करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कॉमन एक्सेलेरेशन। तो कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगा 25 प्लस 20 45, 45 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में 3। उसके बाद हम किसी एक ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये पुश कर रहा होगा, ये रिएक्शन फोर्स R होगा, और यहाँ से ये 20 होगा और इसका एक्सेलेरेशन होगा 3। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स मतलब 20 माइनस आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन 30। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी कितनी, आर इज इक्वल टू 20 माइनस 30, मतलब हो जाएगा -10। अब अगर हम कोई भी लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब यही होता है कि हमारी एज्यूम डायरेक्शन इनकरेक्ट है। मतलब ये फोर्स जो है ये ऐसे एक्ट कर रहा होगा, कि अगर ऐसा होना है इसका मतलब ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा होगा 10 न्यूटन का। तो ऐसे एक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये 5 kg का ब्लॉक इसको पुल कर रहा होगा। तो कोई भी ब्लॉक बिना किसी कांटेक्ट के क्या किसी दूसरे ब्लॉक को पुल कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये 5 kg जो है इस 10 kg को पुल नहीं कर सकता, बट ये पुश कर सकता है। मतलब ये जो है रिएक्शन फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी हम ऐसा ब्लॉक्स इन कांटेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारा रिएक्शन फोर्स नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब कि वो दोनों कांटेक्ट में है ही नहीं। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 है। अगर कहीं पे भी रिएक्शन फोर्स अगर हमारा नेगेटिव आता है, मतलब कि रिएक्शन फोर्स वहां पे क्या है, 0 है, दोनों ब्लॉक का कांटेक्ट नहीं है। तो वो हम कैसे समझ सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे देखेंगे तो इस 5 kg के ऊपर ये फोर्स है 25 अगर है, तो कोई भी रिएक्शन फोर्स कोई भी सरफेस दूसरे सरफेस को पुश कर सकता है। तो अगर ब्लॉक्स इन कांटेक्ट है या कोई लिफ्ट में कोई पर्सन है या 2-3 ब्लॉक एक दूसरे पे प्लेस किए हुए हैं, तो हमारा अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर वहां पे रिएक्शन फोर्स नेगेटिव आ गया। सिमिलरली ये दोनों स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, स्ट्रिंग का टेंशन भी अगर नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू 0 है, कि उसकी वैल्यू जो है 0 होगी, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये पुल नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि अगर ऐसा ही हम इसी प्रॉब्लम को सर ऐसे, हाँ बोलो। सर हमने जो पहले इक्वेशन आपने लिखा फ्री बॉडी डायग्राम करके, वहाँ पे हम 25 को क्यों कंसिडर नहीं किए? आप इसको यहाँ पे 10 हाँ वाले को, सर, मुझे हाँ, 25। जिस हाँ ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स ऐड करेगा हम वही डिनोट करेंगे। ये जो है ये कांटेक्ट फोर्स है ना, इस 5 kg पे ऐड कर रहा है तो 5 kg ही पे ही ऐड करेगा। ये नहीं है कि इस 25 का इधर कुछ इफेक्ट आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम ओके सर। में, ठीक है। जी सर। हाँ, तो जिसके ऊपर ऐड कर रहा है हम वही दिखाएंगे, केवल इधर नहीं दिखाएंगे। जैसे मान लो एक जनरल कंफ्यूजन आता है कि ये मान लो M1G है, दो ब्लॉक हैं एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हैं, ऐसे ये है M1G और यहाँ से है M2G।
तो अगर इन दोनों का हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की तो इसके ऊपर हम फोर्स दिखा देंगे, यहाँ से कांटेक्ट फोर्स m1g और यहाँ से हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n1, और सेकेंड वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम m2g और ये नॉर्मल रिएक्शन प्लस यहाँ ग्राउंड से, ये क्या है n1 और ये है n2। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ऊपर वाले ब्लॉक का वेट भी तो यहाँ पे आना चाहिए। नहीं, ऊपर वाले ब्लॉक का हम ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अर्थ अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, तो इसका इफेक्ट यहाँ क्यों आएगा? इसके यहाँ पे कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट फोर्स ऐड करेगा, ये तो फील्ड फोर्स है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसका m इंटू जी यहाँ पे आएगा।